हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम का 6th लेसन मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। उसमें हमने देखा कि कैसे श्री हरिवंश राय बच्चन ने अपनी बीमारी के बारे में लिखा हुआ है। वो बीमारी बुखार को, सामान्य कुछ जुकाम हुआ उसको बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे और तब उस समय बीमारी के वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में मानते थे। तो वो मानते थे कि बीमारी को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमें बीमारी के ऊपर हावी होना है। तो ऐसी सब बातें तो हमने देखी है और उसके बाद यहाँ तक भी हमने पढ़ा कि कैसे वो एक विश्राम तिवारी जी की एक जो लाइन है वो गाते हैं कि मार के पीछे भूत भागे, उससे बेहतर है। उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्या लिखा है, सॉरी, उन्होंने क्या लिखा है कि काम के पीछे बुखार भागे, बराबर, ये देखिए, है ना। तो वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद आगे देखेंगे तो हमने देखा कि कैसे उनको बीमारी लग गई थी, बुखार आता ही रहता था, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलता ही रहा और एक बार उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि ये आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तब जाके उनको चिंता होने लगी कि क्या मेरे जीवन के अंत का समय आ गया है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा काम भी नहीं किया है, कोई संघर्ष, कोई श्रम कुछ किया ही नहीं है, तो क्या मेरे मरने का समय आ गया है क्या। तब जाके हमने यहाँ से बाकी है हमारा, बराबर, तो हम पढ़ेंगे आज ये वाले पैराग्राफ से। तो चलिए पढ़ते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। उन्होंने क्या बताया कि मेरे को मरने से डर नहीं लगता था और मुझे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लग रहा था। कठिन माने मुश्किल, पर मुश्किल क्या था मेरे लिए कि मरने से पहले जो जीना था, ये ज़िंदगी थी, ये बीमारी वाली ज़िंदगी, वो ज़्यादा मुश्किल थी। कैसे? उनको लगा कि मेरे को डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोल दिया है, मैं आराम कर दूँगा। आराम करने के लिए मुझे ट्यूशन छोड़ने पड़ेंगे, स्कूल छोड़नी पड़ेगी और ज़्यादा स्कूल छोड़नी माने छुट्टी लेनी पड़ेगी और ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो क्या होगा, सैलरी कट होगी, तनख्वाह कटेगी। तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर फिर घर कैसे चलेगा, घर के खर्च कैसे चलेंगे। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। शालिग्राम माने कौन है? शालिग्राम जो है वो उनके भाई है। ये जो शालिग्राम दिया गया है ना, वो उनके भाई का नाम है। समझ में आई बात? उनके छोटे भाई है शालिग्राम। तो हरिवंश राय जी बोलते हैं कि वो सिर्फ अपनी तनख्वाह पे घर तो चला नहीं सकते, उनकी तनख्वाह कम थी तो उसके ऊपर घर नहीं चल सकता। कल उनकी बदली हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है उनकी, तब भी एक पैसे भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, मतलब जो वो किताबें लिखते हैं उससे अगर वो बिकती है, कितनी बिकती है, उसके हिसाब से आमदनी आती है, तो वो भी सफिशिएंट नहीं होगी। कर्ज भी अदा करने के लिए कम नहीं है, कर्ज भी बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं तो वो भी अदा करने हैं, मतलब चुकाने हैं। आगे देखते हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काबू की। अभी श्यामा जो उनकी पहली पत्नी है, उन्होंने सुना कि इनको बीमारी लग गई है तो कपकपाहट हो गई, लेकिन तुरंत वो संभल गई। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं कांपने लगी और मेरे पति ने देख लिया तो वो ज़्यादा मन से कमज़ोर हो जाएंगे, इसीलिए
क्या बोलते हैं, पर वो तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना ही मैं सहन नहीं कर सकूँगी। बराबर, आगे देखते हैं। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, मतलब एकदम उनके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, बिल्कुल ही, मतलब वो सुन के वो सहन नहीं कर पाए, ऐसी बीमारी मेरे को लग गई है। तो वो एकदम से लकवा मार जाना मतलब से एकदम हाथ पैर सुन्न हो जा, कुछ सूझबूझ नहीं होना। बराबर। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। सही में लकवा नहीं लगा है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि उनको बिल्कुल ही भान नहीं रहा है, वो बीमारी का सुन के एकदम से सुन्न हो गए। फिर वो ज़रा सजग हुए और बताया कि चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, बहुत ऐसा लगा तो हम घर बेच देंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज ज़रूर कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। बराबर। शालिग्राम ने क्या किया कि मैं कितना असमर्थ हूँ आपका इलाज कराने में, मेरे पास इतने सफिशेंट पैसे नहीं है, ना ही मेरी सैलरी इतनी सफिशेंट। तो उसके लिए एक उसास लेना, मतलब उसास मतलब क्या, निराशा सूचक सांस, वो लेकर बैठ गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल के से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े हुए थे, उनसे दवाई मंगवाई और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा की सेवा साकार होना मतलब उसने जो मेरी सेवा की वो सही में अच्छे के लिए साबित हुई और मैं धीरे धीरे ठीक होने की शुरुआत करने लगा, ठीक होने लगा। मतलब डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था, अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। बराबर। क्या कहते हैं कि बहुत काम होता था, तब मुझे चिंता करने के लिए भी चिंता मतलब समय ही नहीं था मेरे पास। और अभी मैं चारपाई पर लेटा हुआ हूँ, चारपाई मतलब क्या, बैग, पलंग। बराबर। इस पर लेटा हुआ हूँ, तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मेरे को ख्याल आते हैं सब अलग अलग टाइप की, चिंता होती है मेरे को। और ज़्यादा चिंता किसकी थी, जो कर्ज लिया हुआ था उसकी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। बराबर। इंस्टॉलमेंट, किस्तें माने क्या, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं कि मेरा इलाज हो या ना हो, सॉरी, लेकिन कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। इंस्टॉलमेंट तो भरना ही पड़े ना, जो कर्ज लिया हो। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी हुई। साख माने क्या, एक मेरा जो प्रेस्टीज है, शाख माने प्रेस्टीज। वो बोलते हैं कि वो मेरा कर्ज में अच्छी तरह से टाइम पे इंस्टॉलमेंट दूंगा तो मेरी प्रेस्टीज जैसी है वैसी बरकरार रहेगी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। बराबर। अगर मेरी प्रेस्टीज चली गई मेरे मरने से पहले, तो मैं मेरे मरने से पहले ही मर जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण माने क्या, मिरर, आईना। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। क्या बोलते हैं, श्यामा को पता चल गया कि मेरे को कोई बात की चिंता है, तो वो पूछती है मेरे को कि तुम्हें किस बात की चिंता है, अगर चिंता रहेगी तो आपकी दवाएं असर नहीं करेगी बिल्कुल भी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों। बराबर। ये पूरा सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा में भी दिया गया कि ट्रैक्ट सोसाइटी के 400 है और 100 रुपीज़ अन्य फ्रैंक्स के भी है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। फिर उसने मेरे को कुछ जवाब दिया तो मैं एकदम से चौंक उठा और उसे घूर के देखने लगा। क्या उसने उत्तर दिया, देखते हैं। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूँगी,
तुम उसकी चिंता छोड़ो। क्या बोलती है वो कि कर्ज अगर चुकाना है ना तो वो तो आपके जाने के बाद भी मैं चुका दूँगी, लेकिन आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो आप चिंता मत करो। चिंता करोगे तो जल्दी मर जाओगे। ऐसा मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए तो वह क्या नहीं कर सकती है। क्या बोला कि श्यामा ने वज्र रखकर, मतलब इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती है वो, वरना तो मेरे को चिंता मुक्त करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात बोल गई तो कुछ तो बात है उसमें। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मतलब श्यामा ने जानबूझ के ऐसा मेरे को बोला कि आप मरने के लिए अपने आप को नहीं छोड़ो, आप जीने की ख्वाहिश रखो। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। क्या बोलते हैं कि अगर मैंने श्यामा के लिए मेरे जीवन भर तो कुछ किया नहीं है, और अगर मैं उसे मरने के बाद मेरा कर्ज उतारने के लिए उसकी चिंता देके जाऊं तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। वो मेरे जैसा जघन्य कोई नहीं होगा। जघन्य अपराधी मतलब बहुत बुरा अपराधी। समझ में आई बात। तो फिर वो खुद से कहते हैं, नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। बराबर, एक रात उनको ऐसे जैसे कि उनके कानों में किसी ने बोला हो ना कि हाँ एक रास्ता और भी है, आप ऐसे ही मर नहीं सकते। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। अरे अभी तो 15 दिन ही हुए थे, बटुआ खाली हो जाना मतलब पैसे बिल्कुल नहीं रहना। उनके पास जो भी कुछ जमा पूंजी थी वो खाली हो गई। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। मतलब वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि पिताजी घर बेच दे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनके भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। क्या बोलते हैं कि अपने बुढ़ापे में उनके लिए एक आसरा है अपना घर। चाहे खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, पहनने के लिए कुछ भी, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े या खाने के लिए इतनी वैरायटी नहीं हो, पर घर हो तो एक आसरा तो होता है ना। तो उन्होंने वो बनाया था, तो मैं वो भी बिकवा दूँ उनके लिए, उनके हाथों, मेरे इलाज के लिए। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। अभी वो याद करते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे माता पिता का घर मेरी बीमारी के कारण नहीं बिकना चाहिए, पर हुआ ऐसा कि मेरे माता पिता की मृत्यु उनके घर में हुई ही नहीं। जहाँ मिट्टी पुकारती है वहाँ पे जाना पड़ता है, तो घर में उनकी दोनों में से किसी की मौत हुई नहीं। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता हूँ। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। क्या बोलते हैं कि एक मुझे रास्ता दिखाई दिया कि मैं उस रास्ते पे चल के अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता हूँ, और श्यामा के लिए मैं चिंता नहीं छोड़ जाऊँगा, ऐसा मैंने नक्की किया था। चले आगे देखते हैं। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुँहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। क्या बोलते हैं, उनका ऐसा स्वभाव था, मुँहफट, मतलब जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि आपका इलाज मेरे को बहुत महंगा पड़ता है और मैं आपका इलाज नहीं करवा सकता, आपके पास मेरा इलाज नहीं करवा सकता। तो उन्होंने
एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया कि पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ, अभी जाओ मरो, ऐसा करो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न हो जाता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। क्या बोलते हैं कि मुझे है ना चैलेंजेस बहुत पसंद है, ऐसा बोलते हैं। चैलेंजेस मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अगर वो ऐसा नहीं बोलते, अगर वो 100 ईयर्स जीने का भी मेरे को आशीर्वाद देते ना, तो मैं जी नहीं पाता इतना। लेकिन उनके जो वर्ड्स है जाओ मरो, वो सुन के मेरे को बहुत एक चैलेंज जैसा लगा और मेरे को एक संघर्ष करने की शक्ति मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। बराबर। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीटेज बाथ लेने का विधान था। वो क्या बोलते हैं कि जब मैं बहुत ऐसी मेरी एज नहीं हुई थी, लड़कपन माने टीनेज मेरी थी, तब उन्होंने क्या किया था, बाबू मुक्ता प्रसाद ने एक नुस्खा बताया था, उपाय बताया था। वो उपाय क्या था कि लुई कुने के पानी से इलाज करा जा सकता है। वो कैसा है, और मेरी बीमारी में क्या होता है कि ठंडे पानी में बैठकर सिक्ज बाथ लेना होता है। बराबर। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना है। मना माने क्या कि वो नहीं खा सकता। कोई भी जो चिकनी चीज़ें हैं जिससे आपको ज़्यादा एलर्जी होगी ये बीमारी में, कुने के बीमारी। सिर्फ आगे देखते, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। बराबर। ये सभी खा सकते हो आप। न दवा पर कुछ खर्च, न बुखार पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के लिए अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिक्ज बाथ आरंभ किया। बराबर। तद अनुसार बुखार आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा। तद अनुसार खुराक आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा। क्या कहते हैं कि मैंने ये कुने के हिसाब से जो इलाज शुरू किया था वो मेरे को अच्छी तरह से काम में आया और मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मैं स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। बराबर। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। श्यामा ने मेरा बिल्कुल भी विरोध नहीं किया था। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थी पंथा कहा और मेरे पीछे चल। बराबर। मैं जहाँ जहाँ चला वो स्वस्थी पंथा मतलब मैं आप जो रास्ता मेरे को दिखाएंगे उसी पे मैं चलूँगी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहराने दिया। बराबर। क्या बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे को मोटिवेशन देते थे, सहयोग देती थी और अपनी इच्छा बल से मुझे एक रास्ते पे रुकने नहीं देती थी, ना ही पीछे मुड़ के देखने देती थी, ना पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मतलब एक रास्ता पकड़ के आगे ही बढ़ना चाहिए हमें। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने पर भी शिकायत नहीं की। बराबर। क्या बोलते हैं वो कि उसने मेरे को बहुत पूरे ज़िंदगी में सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है
और मेरा इलाज जब तक चलता रहा ना, तब तक उसको कभी भी दर्द हो कहीं पे या ज़रा सा सिर दुखे, कुछ भी हो, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं करी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया, उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। मतलब ऐसी उसकी जो भावना थी और ऐसा जो श्यामा का एटीट्यूड था कि खुद की परेशानी नहीं देखती थी, तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती थी, तो उससे मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला अच्छे होने के लिए। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छाबल, हठयोग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। क्या बोलते हैं कि ये एक जो आत्मनियंत्रण माने खुद पर काबू रखना, आत्मनिग्रह माने भी यही होता है कि अपने आप पर काबू रखना। इच्छा बल एक प्रकार की इच्छा शक्ति, और हठ योग माने एक जो योग साधना करते हैं ना, योगा करते हैं, उसमें से एक प्रकार है हठ योग। तो उसकी ये सब चीज़ें ऐसी थी ना कि मेरे को समझ में नहीं आता कि उसको मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी श्यामा को, इसके लिए बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, मतलब जो इनको रोग था क्षय और ज्वर का, मैंने पहले ही देखा हुआ है, तो जिस दिन मैं एकदम स्वस्थ हो गया बिल्कुल, उस दिन जैसे मैंने नॉर्मल खाना खाना शुरू किया 15 अप्रैल 1936 को, बराबर, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। जिस दिन मैं ठीक हो गया उसी दिन उसने बेड पकड़ लिया, चारपाई पर गिरी माने बीमार हो गई। इसका मतलब क्या लेना है हमें कि बीमार हो गई, और फिर कभी भी वो उठ पाई नहीं। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद, बराबर कितने दिन देखो आप, 216 मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद 17 नवंबर 1936 बराबर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 17 नवंबर 1936 को वो मर गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। पहले मैं बीमार हो गया और बाद में वो बीमार हो गई, तो हम दोनों को मौत के सामने लड़ना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। बराबर, क्या बोलते हैं कि जब मैं बीमार था तो मेरे संघर्ष में उसने अपने आप से बहुत सारी चीज़ें, मनोभाव, मन से मंगल कामना, मतलब हृदय से मेरे को बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सहयोग दिया, मेरी बहुत सेवा की, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए करी उन्होंने। और मैं अपनी बीमारी से जीत गया। लेकिन आगे क्या हुआ, बहुत सेवा दी, बहुत अपने आप को दिया, पर मैं जीत गया लेकिन वह पराजित हो गई, वो हार गई। इतना चिंता मुक्त रखा कि उस संघर्ष में मैं विजयी हुआ, पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामनाएं देने लगा, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, मैंने भी उसके लिए बहुत सारा कुछ किया, लेकिन वो जीत नहीं पाई, वो हार गई, माने मौत के आगे हार गई और उसकी मृत्यु हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। बराबर। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो लेसन है, मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, वो ख़त्म हुआ यहाँ पे। अभी आप लोग इसके जो मैंने पहले तो शब्दार्थ तो दे दिए थे, अभी इसका जो स्वाध्याय है वो
आप लोग लिख लेना। और ट्यूसडे को होमवर्क चेकिंग होगा, और जिस दिन होगा उसके बाद कोई देगा ना तो मैं चेक नहीं करने वाली हूँ, अभी से ऐसा करने वाली हूँ, समझ लो आप। हिंदी का या गुजराती का अगर जिस दिन चेकिंग का टाइम है उस दिन के बाद, सपोज़ मैंने ट्यूसडे बोला है, तो अगर ट्यूसडे रात तक आता है तो ठीक है, वरना वेडनेसडे को आया तो मैं चेक नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं होते हो इसीलिए, तो होमवर्क रेगुलरली करा करो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।